थाईलैंड, मतलब नाम सुनते ही वो खूबसूरत बीच, चमकते मंदिर, हलचल भरे बाजार और हाँ वो जायकेदार खाना, सब आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, लैंड ऑफ स्माइल्स, वाकई। और आजकल भारतीय यात्रियों के बीच तो इसकी जैसे धूम मची हुई है। तो आज हमने सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास अलग अलग तरह के स्रोत हैं, मतलब ताज़ा खबरें हैं जिनमें आंकड़े हैं, फिर कुछ ट्रैवल गाइड भी हैं, वीज़ा की जो आधिकारिक जानकारी है वो भी देखी हमने। हाँ, और बजट पर भी कुछ जानकारी है जो हमेशा काम आती है। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से जो सबसे ज़रूरी, सबसे दिलचस्प बातें हैं वो निकाल कर सामने रखें, ताकि जो लोग जाने का सोच रहे हैं उनको एक साफ तस्वीर मिल जाए। हाँ, एक ओवरव्यू मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये थाईलैंड की वर्चुअल यात्रा। देखते हैं आजकल वहाँ क्या चल रहा है, क्यों इतने भारतीय पर्यटक वहाँ जा रहे हैं, और वीज़ा का क्या सीन है, और हाँ, कम बजट वालों के लिए, खासकर युवाओं के लिए क्या खास है वहाँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले आंकड़ों की बात करते हैं। ये वाकई मतलब काफ़ी प्रभावशाली हैं। जून 2025, आधा साल खत्म होते होते 10 लाख से ज़्यादा भारतीय पर्यटक थाईलैंड पहुंच चुके थे। हाँ, 10 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये साफ दिखाता है कि महामारी के बाद थाईलैंड का टूरिज्म कितनी तेजी से वापस पटरी पर आया है। और इसमें भारतीयों का बड़ा हाथ है। बिल्कुल। देखिए, पिछले साल 2024 में कुल 3.5 करोड़ विदेशी पर्यटक थाईलैंड गए थे। 3.5 करोड़। हाँ, और उनमें से 21 लाख भारतीय थे। तो 2025 के ये शुरुआती आंकड़े जो 10 लाख पार कर गए हैं 6 महीने में ही, ये दिखा रहे हैं कि ये संख्या इस साल शायद और भी ज्यादा हो। भारत अब थाईलैंड के लिए मतलब टॉप सोर्स मार्केट में से एक है। कमाल है, 6 महीने में 10 लाख। ये जबरदस्त उछाल क्यों, मतलब क्या वजह लगती हैं इसके पीछे? सिर्फ घूमने का मन या कुछ और? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो जिसका जिक्र हम आगे करेंगे वो है वीजा नियमों में ढील। वो शायद सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण है। अच्छा। लेकिन थाईलैंड की अपनी जो अपील है वो भी जबरदस्त है। मतलब वहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। आपको बैंकॉक जैसे एकदम मॉडर्न भागता हुआ शहर चाहिए, वो मिल जाएगा। चियांग माई जैसी शांत थोड़ी सांस्कृतिक जगह पसंद है, वो भी है। और फुकेट, क्राबी, वो बीच तो खैर हैं ही वर्ल्ड क्लास। हाँ वो तो है। फिर आजकल वेलनेस का बड़ा चलन है, स्पा वगैरह, लग्जरी होटल्स और रिसॉर्ट्स भी एक से बढ़कर एक है। और खाना, क्या स्ट्रीट फूड, क्या फाइन डाइनिंग, कमाल का है। सही कहा, खाना तो लाजवाब है। अच्छा, और क्या थाईलैंड की सरकार, मतलब उनका जो पर्यटन विभाग है TAT, वो भी कुछ खास कर रहे हैं भारतीयों को लुभाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी TAT बहुत स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है भारतीय मार्केट पर। वो सिर्फ विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं फिर? वो एयरलाइंस के साथ, ट्रैवल एजेंटों के साथ मिलकर पैकेज बना रहे हैं। भारत के अलग अलग शहरों में रोड शो कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं। और आजकल जो जमाना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काफी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। और एक और बात, अब TAT का फोकस सिर्फ नंबर बढ़ाने पर नहीं है। वो हाई वैल्यू टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हाई वैल्यू टूरिज्म, ये क्या होता है? मतलब आम यात्री के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ऐसे पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं जो ज्यादा दिन रुकें, थोड़ा ज्यादा खर्च करें और सिर्फ घूमने फिरने के अलावा वहाँ की संस्कृति, कला, वेलनेस, इन चीजों में भी दिलचस्पी लें। अच्छा, मतलब सिर्फ सस्ती पार्टी डेस्टिनेशन वाली छवि से आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है आने वाले टाइम में लग्जरी सेगमेंट, फैमिली हॉलिडे, वेलनेस पैकेज, इन पर ज्यादा जोर दिखे। और भारत इस नई रणनीति के लिए उनके लिए बहुत अहम है। ये एक जरूरी बदलाव है। चलिए अब उस बड़े कारण पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था, वीजा। क्या नियम है अब भारतीय यात्रियों के लिए? क्या सच में बहुत फर्क पड़ा है? हाँ, यहाँ तो मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है भारतीय पासपोर्ट वालों के लिए। अब भारतीय नागरिक बिना वीजा के थाईलैंड जा सकते हैं। बिना वीजा के? हाँ, बिना वीजा, और पूरे 60 दिनों तक रह सकते हैं। 60 दिन? पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, पहले या तो प्रॉपर वीजा लेना पड़ता था या फिर वीजा ऑन अराइवल मिलता था जिसकी अवधि कम होती थी और फीस भी लगती थी। अब 60 दिन की वीजा फ्री एंट्री मिलने से मतलब प्लानिंग बहुत आसान हो गई है। उसका भी इंतजाम है। अगर कोई 60 दिन के बाद भी रुकना चाहता है तो थाईलैंड में ही लोकल इमिग्रेशन ऑफिस जाकर इस वीजा मुक्त स्टे को और 30 दिनों के लिए बढ़वा सकता है। अच्छा। हाँ,
उसके लिए करीब 1900 थाई बात का शुल्क लगता है, जो मोटे तौर पर 4500 रुपए हुए। तो कुल मिलाकर 90 दिन यानी 3 महीने तक रुकने की संभावना बन जाती है। वाह। तो प्रक्रिया क्या है एयरपोर्ट पर? मतलब पहुंचने पर क्या अब भी वो लंबे फॉर्म भरने पड़ते हैं? नहीं, वहां भी चीजें अब डिजिटल हो रही हैं, तेज हो रही हैं। थाईलैंड ने थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड शुरू किया है, जिसे टी-डैक कहते हैं। टी-डैक? हाँ, ये सभी विदेशी यात्रियों के लिए है। इसे आप अपनी फ्लाइट से पहले ही ऑनलाइन भर सकते हैं। अरे वाह, तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर टाइम बचता है, वो कागजी फॉर्म भरने का चक्कर खत्म। ये तो बहुत अच्छा है। और भविष्य में वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA सिस्टम भी लाने वाले हैं, खासकर वीजा मुक्त देशों जैसे भारत के यात्रियों के लिए। हाँ, उम्मीद है कि ये 2024 के अंत तक या 2025 के मध्य तक पूरी तरह लागू हो जाएगा। और ये मुफ्त होगा। इसका मकसद शायद एंट्री को और भी आसान बनाना है। हो सकता है QR कोड स्कैनिंग वगैरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पुराना वीजा ऑन अराइवल वाला सिस्टम था, VOA, तो अब भारतीयों के लिए नहीं रहा। देखिए, तकनीकी रूप से VOA का ऑप्शन शायद कुछ देशों के लिए अभी भी है, 15 दिन के लिए 2000 बाट की फीस पर। लेकिन क्योंकि भारतीयों को अब 60 दिन की वीजा मुक्त एंट्री मिल रही है, तो उन्हें VOA की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सीधे इमिग्रेशन जा सकते हैं। ये ज्यादा सुविधाजनक है। सही बात है। हाँ, और अगर किसी को किसी खास तरह का वीजा चाहिए, जैसे पढ़ाई के लिए या काम के लिए, तो उसके लिए उनका ई-वीजा सिस्टम भी अब पूरी तरह चालू है। ऑनलाइन अप्लाई करना आसान हो गया है। अच्छा। एक छोटी सी बात और है वैसे। अगर कोई यात्री थाईलैंड आने से ठीक पहले कुछ खास अफ्रीकी या दक्षिण अमेरिकी देशों से आ रहा है, तो उसे येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये बस स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए है और सिर्फ उन पर लागू होता है जो उन प्रभावित इलाकों से आ रहे हों। बेहतर है जाने से पहले एक बार लेटेस्ट एडवाइजरी चेक कर लें। ठीक है, ये जरूरी जानकारी है। तो वीजा इतना आसान होने से अब थाईलैंड जाना और भी सुलभ हो गया है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, जो अक्सर कम बजट में एडवेंचर और मस्ती का कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में भी युवाओं मतलब 18-30 साल के लिए बैंकॉक और पटाया का खास जिक्र है। क्यों ये 2 जगह इतनी हिट है उनके बीच? हाँ, बिल्कुल। थाईलैंड ने युवाओं की नफ्स को बहुत अच्छे से समझा है। एक अनुमान है कि हर साल 1.25 करोड़ से ज्यादा युवा यात्री थाईलैंड आते हैं। 1.25 करोड़? हाँ, और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि ये सस्ता है, बल्कि यहाँ उन्हें एक ही जगह पर बहुत कुछ मिलता है। खूबसूरत नज़ारे, एडवेंचर, जबरदस्त नाइट लाइफ, थोड़ी संस्कृति भी, और ये सब अक्सर उनके बजट में आ जाता है। बैंकॉक और पटाया इसमें सबसे आगे हैं। तो पटाया से शुरू करते हैं। युवाओं को क्या मिलता है वहाँ? मतलब क्या खास है? पटाया का नाम सुनते ही जहन में बीच और नाइट लाइफ आती है ना? और वो सही भी है। ये बैंकॉक से ज्यादा दूर भी नहीं है। युवाओं के लिए यहाँ कई चीजें हैं। जैसे? एक तो पानी के खेल। कोरल आइलैंड, जिसे कोहलान कहते हैं, वो बहुत पॉपुलर है। स्पीड बोट से बस आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। अच्छा। वहाँ एकदम साफ पानी में स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, पैरासेलिंग का मजा ले सकते हैं। एक गाइड के मुताबिक करीब 10 पाउंड यानी 1000 रुपए के आसपास लगता है। जेट स्की भी है। ग्रुप में बोट शेयर करना सस्ता पड़ता है। और नाइट लाइफ? उसके लिए है वॉकिंग स्ट्रीट। सूरज ढलते ही ये सड़क जैसे जिंदा हो उठती है। क्लब, बार, लाइव म्यूजिक, स्ट्रीट परफॉर्मर्स, सब कुछ। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर क्लबों में एंट्री फ्री होती है, जो बजट वालों के लिए बढ़िया है। सही। फिर अगर पार्टी से हटकर कुछ देखना हो तो फ्लोटिंग मार्केट है। नाव पर घूमते हुए खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। 500 रुपए से कम में भी काफी कुछ। हाथ से बनी चीजें खरीद सकते हैं। एक अलग तरह का अनुभव है। ठीक है। और एडवेंचर? हाँ, वो भी है। जंगल बंजी जंप है, हालांकि वो थोड़ा महंगा है, करीब 45 पाउंड यानी 4500 रुपए। स्काई डाइविंग सिमुलेटर है, लगभग 25 पाउंड, या फिर पास के बीच पर कयाकिंग या विंड सर्फिंग कर सकते हैं। और कुछ मुफ्त का भी है? हाँ बिल्कुल। खाओ पटाया व्यू पॉइंट, वहां से पूरे शहर और खाड़ी का नजारा बहुत सुंदर दिखता है, खासकर सूर्यास्त के समय। और वहां जाना एकदम मुफ्त है। बढ़िया। तो पटाया में एक्शन, मस्ती, नजारे सब हैं। हाँ, अब बैंकॉक की बात करते हैं। वो तो काफी अलग होगा पटाया से। हाँ, बिल्कुल अलग। बैंकॉक एक बहुत बड़ा विशाल शहर है, ऊर्जा से भरपूर। यहाँ का माहौल अलग है, लेकिन युवाओं के लिए यहाँ भी करने को बहुत कुछ है, और वो भी बजट में। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले तो खाओ सान रोड। ये तो दुनिया भर के बैकपैकर्स का गढ़ है। सुना है इसके बारे में। यहाँ बहुत सस्ते में बियर मिलती है, शायद 1 पाउंड यानी 100 रुपए में। स्वादिष्ट पैड थाई नूडल्स मिल जाते हैं 2 पाउंड यानी 200 रुपीज में।
सस्ती मसाज 6 से कम, कपड़े, टैटू, सब कुछ। और रात में तो ये पूरी सड़क एक ओपन एयर पार्टी जैसी बन जाती है। जबरदस्त। और मार्केट्स? हाँ, बैंकॉक अपने नाइट मार्केट्स के लिए बहुत फेमस है। तालाद्रोट फाई, जिसे ट्रेन मार्केट भी कहते हैं, वो अपने विंटेज सामान और माहौल के लिए जाना जाता है। फिर एशियाटिक है, रिवर साइड पर, जहाँ शॉपिंग, खाना, मनोरंजन सब है। और इन मार्केट्स में मोल भाव करना बहुत जरूरी है। मतलब बताई गई कीमत से 40% कम पर शुरू कर सकते हैं। कपड़े वगैरह अक्सर 5 to 15 पाउंड्स यानी 500-1500 रुपए में मिल जाते हैं। अच्छा, और वो ऊंची इमारतों वाले बार, स्काई बार्स? हाँ, स्काई बार्स। शहर का नज़ारा वहाँ से बहुत अच्छा आता है। कुछ तो बहुत महंगे हैं, जैसे लेबुआ, लेकिन कई बार्स में शाम 4 से 6 बजे हैप्पी आवर होता है, जहाँ ड्रिंक्स पर 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है। ये हुई ना बात। और ऑक्टेव या वनीला स्काई बार जैसे कुछ सस्ते ऑप्शंस भी हैं, जहाँ शायद 4 पाउंड्स यानी 400 रुपए के आसपास से ड्रिंक शुरू हो जाए। ठीक है। और फिर है चतुचक वीकेंड मार्केट। ये दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक गिना जाता है। सोचिए, 15,000 से ज्यादा स्टॉल। 15,000? हाँ, कपड़े 10 पाउंड्स या 1,000 रुपए से भी कम में, खाना, आर्ट, विंटेज सामान, पौधे, जानवर, मतलब क्या नहीं मिलता वहाँ। ये सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं, घूमने फिरने, लोगों को देखने का भी एक अनुभव है। जरूर। और अगर मंदिरों और बाजारों से थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो ड्रीम वर्ल्ड या सफारी वर्ल्ड जैसे थीम पार्क भी हैं। उनकी एंट्री थोड़ी ज्यादा है, करीब 25-30 पाउंड्स। अच्छा, युवाओं के लिए एक जरूरी टिप है, खासकर जो पार्टी के शौकीन हैं। बताइए। थाईलैंड के कुछ द्वीप हैं, जैसे को फांगोन, वो अपनी फुल मून, हाफ मून, ब्लैक मून पार्टियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। हाँ, सुना है। अगर किसी की यात्रा इन पार्टियों के आसपास पड़ रही हो, तो अपना होटल या हॉस्टल कम से कम 1 महीना पहले बुक कर लेना चाहिए। इन तारीखों पर कीमतें अचानक 3-4 गुना बढ़ जाती हैं और जगह मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत काम की टिप है भाई। ये सब सुनकर तो वाकई थाईलैंड जाने का मन तेज हो गया है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में सबसे पहले आता है, खर्चा। कितना बजट लेकर चलें? भारत से थाईलैंड जाने का मोटा-मोटा अंदाजा क्या हो सकता है? हाँ, बजट, ये तो सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर अगर हम अंदाजा लगाएं, तो भारत से 2 लोगों के लिए मान लीजिए 6-7 दिन की एक औसत यात्रा, हाँ, तो ये खर्च करीब 80,000 से 1.5 लाख के बीच आ सकता है। 80,000 से 1.5 लाख? ये रेंज तो काफी बड़ी है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपकी यात्रा का स्टाइल क्या है। मतलब जो लोग एकदम बजट पर चलते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, वो शायद 80,000 से भी कम में कर लें। अच्छा। और दूसरी तरफ जो लोग अच्छे होटल में रहना चाहते हैं, प्राइवेट टैक्सी लेते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, उनका खर्च 1.5 लाख या उससे ऊपर भी जा सकता है। समझ गया। क्या आप इस खर्च को थोड़ा तोड़कर बता सकती हैं? मतलब वो कहाँ-कहाँ मुख्य खर्चा होता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्य खर्चे ये हैं। फ्लाइट्स, भारत के बड़े शहरों से बैंकॉक या फुकेत की रिटर्न फ्लाइट आमतौर पर प्रति व्यक्ति 20,000 से 35,000 के बीच मिल जाती है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बुकिंग कब की, कौन सी एयरलाइन है, किस मौसम में जा रहे हैं, इस सब पर। ठीक है, 20 से 35,000। रहना, बजट वालों के लिए हॉस्टल का एक बेड या साधारण गेस्ट हाउस का कमरा 1,500 से 3,000 रुपए प्रति रात में मिल सकता है। एक युवा गाइड वाले सोर्स में तो हॉस्टल बेड का जिक्र $5 से $10 यानी 500 से 1,000 रुपए प्रति रात का भी था। मिड रेंज होटल थोड़े महंगे होंगे और लग्जरी रिजॉर्ट्स तो 7,000 रुपए प्रति रात से शुरू होकर कहीं तक भी जा सकते हैं। रोज पे खर्चे, मतलब खाना पीना, लोकल घूमना, छोटी मोटी एंट्री फीस, इसके लिए 2 लोगों का रोज का खर्च 2,000 से 4,000 मान सकते हैं। स्ट्रीट फूड बहुत सस्ता है, 100-200 रुपए में पेट भर जाता है। एक गाइड का अनुमान 25 पाउंड्स यानी 2,500 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति था, जो शायद थोड़ा ज्यादा है अगर आप बहुत बजट पर हैं। ठीक है। एक्टिविटीज जैसे आइलैंड टूर, वाटर स्पोर्ट्स, मंदिर देखना, कोई शो देखना, इन सब के लिए 6-7 दिन के लिए प्रति व्यक्ति करीब 7,000 रुपए का बजट रख सकते हैं।
कुछ एक्टिविटीज सस्ती होती हैं 10-15 पाउंड्स की रेंज में, कुछ महंगी भी होती हैं। ये एक अच्छा ब्रेकडाउन है, इससे अंदाजा लगाने में आसानी होगी। अच्छा, पैसे बचाने के कुछ खास तरीके जो हमारे स्रोतों में बताए गए हों? हाँ, कई तरीके हैं जिनसे यात्रा को और किफ़ायती बनाया जा सकता है। ऑफ सीजन, अगर मुमकिन हो तो पीक सीजन जैसे दिसंबर जनवरी या छुट्टियों का समय, उसे अवॉइड करें। शोल्डर सीजन यानी मॉनसून से ठीक पहले या बाद में फ्लाइट्स और होटल सस्ते मिलते हैं। अच्छा। पहले बुकिंग, ये तो खैर हमेशा ही लागू होता है। फ्लाइट्स और होटल एडवांस में बुक करना लगभग हमेशा सस्ता पड़ता है। पैकेज डील, कभी-कभी ट्रैवल कंपनियां, जैसे एक स्रोत में ट्रिपमेटो हॉलिडेज का नाम था, फ्लाइट प्लस होटल प्लस कुछ टूर मिलाकर अच्छे पैकेज देती हैं। तो अलग-अलग बुक करने और पैकेज की कीमत की तुलना कर लेनी चाहिए। हाँ, ये सही है। लोकल ट्रांसपोर्ट, शहरों में घूमने के लिए टैक्सी की बजाय लोकल बस, बैंकॉक में BTS, स्काई ट्रेन या MRT मेट्रो या सोंगथेव, वो शेयर्ड पिकअप ट्रक का इस्तेमाल करें। ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, अक्सर 100 रुपए से कम में एक यात्रा हो जाती है। स्ट्रीट फूड, महंगे रेस्टोरेंट की जगह लोकल फूड स्टॉल्स और नाइट मार्केट में खाएं, सस्ता भी और असली थाई स्वाद भी वहीं मिलेगा। बिल्कुल। मुफ्त आकर्षण, थाईलैंड में बहुत सारे खूबसूरत मंदिर हैं, बीच हैं, जहां जाने की कोई फीस नहीं लगती। इनका मजा लें। मोल भाव, बाजारों में सुपरमार्केट या मॉल को छोड़कर मोल भाव करना आम है, खासकर कपड़ों या यादगार चीजों के लिए। ऑनलाइन डिस्काउंट्स, टूर्स, एक्टिविटीज या कभी-कभी ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल्स पर डिस्काउंट्स या कॉम्बो ऑफर मिल जाते हैं, उन्हें जरूर देखें। बढ़िया। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आई वो ये कि थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के लिए एक हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसकी वजह भी ठोस हैं। एक तो आसान वीज़ा, फिर वहाँ की विविधता, मतलब बीच, शहर, कल्चर, एडवेंचर, सब कुछ, और हर बजट के लिए कुछ न कुछ है। हाँ, बिल्कुल। खासकर युवाओं के लिए तो ये जैसे कम बजट में भरपूर मस्ती और अनुभव देने वाला डेस्टिनेशन बन गया है। एकदम सही। और जरूरी बात यह है कि थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट फैसलों से थाईलैंड की यात्रा को अपने बजट में रखना बिल्कुल मुमकिन है। लोकल चीजों का अनुभव लेना, जैसे वहां का खाना या ट्रांसपोर्ट, और एडवांस में बुकिंग करना, ये सब यात्रा को किफायती और यादगार बना सकता है। थाईलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए और वो जो एक खास एहसास है वहां जाकर, उसके लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। बैंकॉक, फुकेत, पटाया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इन लोकप्रिय जगहों से हटकर थाईलैंड के वो कौन से कम ज्ञात कोने या अनुभव हो सकते हैं जो शायद ज्यादा गहरी सांस्कृतिक समझ दें या एक अलग तरह का शांत किस्म का रोमांच दें? क्या वो उत्तर में ईशान क्षेत्र की संस्कृति है, या दक्षिण के कम भीड़ वाले द्वीप, शायद